नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम वैसे तो लॉयर के रूप में लिया जाता है, सीनियर एडवोकेट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन बीते कई दिनों से कांग्रेस की राजनीति में खासे सक्रिय है और एक अलग पहचान रखते हैं। चलिए तो आज आपको मिलवाता हूं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा साहब से। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार जी जी। इस समय देश भर में कोरोना को लेकर जो स्थितियां बनी हैं उसको लेकर राहुल गांधी भी सामने आए, आपकी तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए गए और खासकर जब हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो मध्य प्रदेश में भी खासा चर्चा का विषय बना है इंदौर और भोपाल। क्या कहेंगे? देखिए, उद्देश्य सबका एक है कि ये जो जंग है कोरोना के विरुद्ध, कोविड-19 की जो जंग है, इसको हमको सबको मिलके लड़ना है और सबसे अच्छे तरीके से लड़ना है। ये इतनी भयावह है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने खराब हैं कि इसमें कॉम्प्लिसेंसी, लेथार्जी और इनडिफरेंस की कोई जगह नहीं है जी। और अगर हम लोगों ने कोई इश्यूज उठाए हैं वो इसीलिए उठाए हैं कि हम चाहते हैं कि ये जंग प्रॉपर्टी लड़े जाए, जिससे कि जो डेथ का जो तांडव चल रहा है जी, वो तांडव बंद हो किसी तरह, जी। और कोविड-19 को हम किसी तरह कंट्रोल कर सकें। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा और कांग्रेस भी उसी लाइन पर काम कर रही है। लेकिन क्या आपको कुछ चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर सरकार के बड़े बड़े दावे हैं? हालांकि इस समय आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होता है, आपने भी कहा कि समय ऐसा है कि हम सबको एकजुटता के साथ लग जाना चाहिए, लेकिन कहीं कुछ कमी जो आपने जिक्र भी किया है, बाकायदा आपको जाना ही इसीलिए जाता है कि आप बड़े मुखर रूप से अपनी बात भी रखते हैं और देश के बारे में जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप सबसे आगे बढ़कर आते हैं। तो क्या कहीं कुछ ऐसे चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कहीं कुछ ऐसी गड़बड़ी नज़र आ रही कि इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है? देखिए, मैं तरीकों पे नहीं जा रहा हूं जी। जिस तरह से ये सरकार बनी, क्योंकि जब आप गलत ढंग से कोई चीज प्राप्त करते हो तो उसका परिणाम भी गलत होता है, खराब होता है। जिस तरह से एमएलएस को तोड़ ताड़ के ओवरनाइट एक सरकार बनाई गई, ये कोविड-19 के बीच में नहीं होना चाहिए था, मगर अब बहरहाल हो गया। 23 मार्च को नई सरकार आ गई और ओथ हो गई। उसके बाद आपको कम से कम उस दिन एक छोटा मोटा मंत्रिमंडल बना लेना था 23 को जी। 23 की रात को 9 बजे ओथ हुई और 24 को लॉकडाउन हुआ। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में इतनी चर्चा तो हुई होगी कि 24 से लॉकडाउन होने वाला है, इसलिए आप 23 को अपनी ओथ ले लीजिए। इसलिए रात को आनंद फानंद में ओथ हुई है। तो कम से कम जब आपको पता था कि अगले दिन से लॉकडाउन होने वाला है तो 4, 5, 7, 8 मंत्री तो आप अपने साथ बना लेते। 33 की मंत्रिमंडल नहीं बनाते जी। बट एक हेल्थ मिनिस्टर तो रहना चाहिए था, एक होम मिनिस्टर रहना चाहिए था और जो जरूरी डिपार्टमेंट्स थे उनके कुछ मुखिए होने चाहिए थे। जी जी। और इसका एक कारण मैं बताता हूं। 91 में जी जब कांग्रेस की सरकार बनी जी नरसिम्हा राव जी की जी और देश बहुत बड़े आर्थिक संकट में था, कांग्रेस के पास भी विकल्प था कि एक अपने राजनीतिक को फाइनेंस मिनिस्टर बना दे, बट कांग्रेस ने मनमोहन सिंह जी को बनाया जो एक अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के गवर्नर थे, प्लानिंग कमीशन के हेड हुआ करते थे और उन्होंने कांग्रेस की और देश की नैया उस वक्त किसी तरह स्टेयर की जी। इसी तरह 23 तारीख की शाम को एक बढ़िया सा हेल्थ मिनिस्टर आ जाना चाहिए था जी। और उसको वो अपनी एक टास्क फोर्स बनाते एक्सपर्ट्स की और वो एक्सपर्ट्स मिलके मध्य प्रदेश की एक होलसम प्लानिंग करते, एक ब्लूप्रिंट बनाते जी और जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो बदहाली हुई जी जी। और जो इंदौर में अब जो एक भयावह रूप आ गया है जी इंदौर आज करीब 900 पहुंच रहा है पॉजिटिव्स का। जी। 80% डेथ्स इंदौर में है और अभी रुकता नहीं दिख रहा है, कम हुआ है, रुकता नहीं दिख रहा है जी। और पब्लिक ट्रांसमिशन वहां पर हो चुका है, तभी इतनी संख्या आ रही है। और आपका
भोपाल में हेल्थ डिपार्टमेंट में 80-90 लोग पॉजिटिव है, उनकी डिपार्टमेंट एक प्रकार से बंद है, क्या 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 कार्य कर रहा होगा। और एक मुख्यमंत्री अकेले हैं जो सबका काम देख रहे हैं, सब मंत्रियों का काम भी देख रहे हैं, हेल्थ का भी काम देख रहे हैं। विवेक तनखा और साहब, बेचारे उनकी भी मुझे कल टीवी में तबीयत अच्छी नहीं लग रही। जी, आपने एक पत्र भी तबीयत लिखा अच्छी था। नहीं लग रही थी, वो भी कॉफ कर रहे थे। जी जी, आपने एक पत्र लिखा था राष्ट्रपति जी को, उसमें इस बात का जिक्र भी किया था, बाकायदा आपने कानून का जिक्र भी किया था, चूंकि आप कानून के जानकार भी है। आपने उस धारा का भी जिक्र किया था कि आखिर मंत्रिमंडल का गठन क्यों जरूरी है। तो क्या ये माना जाए कि आपने जिस तरह से अपने कदम बढ़ाए थे इस तरफ, अब उस पर सरकार चल पड़ी, और खबरें ऐसी भी आ रही है कि आने वाले दिनों में 1-2-4 दिन में मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है। तो क्या ये माना जाए कि आपने जिस तरह से पत्र लिखा वो काम आ गया? देखिए, मुझे तो प्रसन्नता होगी कि अगर मैंने जो कानून की बात बताई, विद्वत्ता की बात बताई या अकल की बात बताई जी, अगर उसको वो लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि ये अनिवार्यता है संविधान की कि आपके पास कैबिनेट होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर अकेला कैबिनेट नहीं हो सकता। क्या वो अकेले बैठ के कैबिनेट मीटिंग करेंगे? क्या अकेले बैठ के हर कैबिनेट की रेजोल्यूशंस को पास करेंगे? ये अरे इससे तो अनर्थ हो जाएगा। कभी अंबेडकर जी तो बेचारे आंसू बहा रहे होंगे कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री अकेले ही सरकार चलाएगा, और अगर ये एक सिस्टम बन गया तो पता नहीं इस प्रजातंत्र का क्या होगा। बट उससे भी ज्यादा प्रमुख बात यह है जी, हम क्यों चाहते हैं कि कैबिनेट बने। हम इसलिए चाहते हैं कैबिनेट बने कि एक व्यवस्थित सरकार भी तो साथ में चलनी है। जी, खाली कोरोना नहीं है, कोरोना के साथ आपको व्यवस्था चाहिए। आज पेशेंट्स को मध्य प्रदेश में ये नहीं पता है कि हम किस अस्पताल में जाए अगर हम बीमार हैं। मोस्ट ऑफ द या तो कोविड-19 के पेशेंट्स से डील कर रहे हैं अस्पताल, या वर्चुअली बंद पड़े हैं। डॉक्टर्स बाहर आने में डरते हैं क्योंकि उनके पास किट नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जिस मरीज से हम बात कर रहे हैं वो कोविड-19 का मरीज है क्या। जी, आप स्कूल्स की बात करिए, बच्चों को मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जी, जी, को आपने किस प्रकार से आश्वस्त किया है कि उनकी जो जिंदगी, जो अब कोविड-19 के साथ जो जिंदगी है वो अब कुछ बेहतर होगी, क्योंकि सब घर पे तो बैठे हैं, लॉकडाउन कर दिया आपने, ठीक बात। कमाने का स्रोत खत्म हो चुका है, बच्चों की फीस वो कहां से देंगे। और जिन लोगों को आपने राशन दिया है, गरीब तबके के लोगों को, उनको पैसा चाहिए कि भाई हमको तेल नमक और दूसरी चीजें भी तो चाहिए हमको। जी, जी, तो एक बहुत बड़ा विशाल स्थिति है ये साहब। जी, जी। और ये विशाल स्थिति को कोई अकेला व्यक्ति कभी कॉम्बैट नहीं कर सकता। इसमें तो आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है, अच्छा मंत्रिमंडल की जरूरत है, और सब लोगों को बैठ के सबके साथ मिलके एक एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, छोटी छोटी डिटेल्स तक। बिल्कुल ठीक है। आप क्या क्रॉप हार्वेस्टिंग होनी है, लेबर कहां से आएगा, कहां रहेगा, किस ट्रेन से आएगा, किस बस से आएगा, उसको कहां निवास कराएंगे। तो विवेक तनखा साहब हैं जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें हैं जिन पर हमें काम करने की आवश्यकता होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को, तो उस पर तत्काल कार्रवाई कर देना चाहिए था। विवेक तनखा साहब मेरे साथ जुड़े। ये तो उनके हित में था जी। और देखिए, मुझे जो न्यूज आ रही है जैसे इंदौर से आती है जी, आज वहां पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो कब्र खोदने के लिए भी लोग नहीं है। आपको पता है बात? मुझे पता है व्यक्तिगत। जी, जी, मेरे को मेरे पहचान वाले मित्र क्या ऐसा भगवान ना करे ऐसी कोई चीज हुई थी, और उनको क्या कठिनाई झेलनी पड़ी उन्हें मुझे बताया। तो आपने क्या किया? आपने सिस्टम को प्लान ही नहीं किया जी। वो चंद अधिकारियों को पे छोड़ दिया। वो चंद अधिकारियों की जितनी बुद्धि है या जितना वो साहस से काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं।
जी जी। मगर वो सफिशिएंट नहीं है। आपने एक टास्क फोर्स बनाई सबसे पहले, जी। हमने कहा था टास्क फोर्स बनाइए जो आपकी मदद करेगी, तो वो राजनीतिज्ञों की बनाई आपने। उसमें 11 में से 9 लोग बीजेपी के थे और 2 जो डिफेक्टेड कांग्रेस के सदस्य थे। लेकिन आपका दबाव कम आया फिर बाद आपने में, एक टेक्निकल फोर्स जी, बनाई। जी जी जी, कहिएगा, कहिए, आप कहिए, अपनी बात पूरी कीजिए। टेक्निकल फोर्स बनाई, वो जी। सरकारी डॉक्टर्स की बनाई। अब वो कितना मदद कर सकती है मुझे नहीं मालूम। और कल इन्होंने एक सलाहकार समिति बनाई जिसमें कैलाश सत्यार्थी जी को रखा है, हेड बनाया, उसका चेयरमैन बनाया। खुशी की बात है, जी, कैलाश जी जी। एक विश्व फेमस व्यक्ति है जी। और बच्चों के इस के आंदोलन से कनेक्टेड भी हैं। बट उसमें आपने क्या किया? तीन आपने अफसर, कैलाश जी के साथ 2 रिटायर्ड ऑफिसर्स को रखा, मिसेस बुच को रखा और सरबजीत जी को रखा। सरबजीत जी सीएम के ओएसडी होते थे। जी जी। और रेस्ट जितने आपने डॉक्टर्स रखे, काबिल डॉक्टर्स होंगे, मेरा शो अच्छे होंगे, सब आपने बीजेपी आरएसएस के थे। मेरे को आपत्ति नहीं है उन डॉक्टर्स के रहने पे, ये आरोप है आपका, मेरा कहना है जो लाखों डॉक्टर्स, ये आरोप है आपका, लाखों डॉक्टर्स जो मध्य प्रदेश में हैं, मैं समझदारी की बात बोल रहा हूं जी जी, कि जो लाखों डॉक्टर्स मध्य प्रदेश में हैं, रजिस्टर्ड हैं, आप उन पे भी तो अपना ट्रस्ट दिखाइए। जी। देखिए, ये पार्टी बंदी की टाइम नहीं है, ये लोगों को ट्रस्ट करके सबको जोड़ने का टाइम है। लेकिन अगर हर चीज आप जी। पार्टी के चश्मे से देखोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लेकिन विवेक तनखा साहब, आप लगातार, विनम्र निवेदन है कि विवेक तनखा साहब, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं और एक तरह से कहा जाए तो आईना दिखा रहे हैं। वो काम भी होता है, विपक्ष का काम भी होता है, और आप तो एक समाज सेवी भी हैं, लॉयर भी है, तो आप तमाम तरह की चीजों को समझते हैं। लेकिन विवेक तनखा बहुत आगे बढ़कर इसमें काम कर रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सरकार उसको ले रही वो एक अलग मुद्दा है, आप निश्चित रूप से जो बातें उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उस तरह से क्यों नजर नहीं आ रही जैसा विवेक तनखा आगे बढ़कर काम कर रहे हैं? कांग्रेस भी नजर आ रही है। कांग्रेस के लोग अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं जी। आज मुझे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता पता है जो खाना बांट रहा है पूरे मध्य प्रदेश में। मेरे पास फोटोज आती है जी। अब अपने अपने तरह की से बातें बोल रहे हैं। बट क्योंकि मैंने एक विधि से कनेक्टेड प्रश्न उठा के राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, इसलिए आप लोगों का ध्यान मेरे तक आकर्षित हो गया जी। क्योंकि मैंने इसको संविधान से जोड़ा। ये आपका बड़प्पन है या आप सच्चाई को लानी है, वो संवैधानिक व्यवस्था लानी है। जी, मैंने कहा ये आपका बड़प्पन है या कुछ और है जो आप उसको बचाना भी चाहे? जी जी। देखिए, मैं तो आपको पता है मेडिकल मिशन से कब से जुड़ा हूं जी। मैं तो हर साल रोटरी के राहत प्रोग्राम्स करता हूं, जिसमें अब की मंडला में हुआ था 7 से 14 नवंबर जी। ऐसा बताया जाता है, शासन की फिगर है, 1 लाख पेशेंट्स आए थे और हम 500 वॉलंटियर्स को लेके गए थे। तो मुझे हेल्थ केयर के बारे में थोड़ी जानकारी है, मुझे इन गरीबों की प्रॉब्लम्स की जानकारी है। मुझे पता है कि ग्रामीण अंचल में हेल्थ केयर नाम की कोई चीज नहीं है मध्य प्रदेश में वर्चुअली। अगर किसी को गंभीर बीमारी आ जाती है तो वो बेचारा हो सकता है कि उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाता है। तो मैं तो ये जो बातें कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के साथ 7 करोड़ जनता के हित की बातें कर रहा हूं कि आप कैबिनेट बनाइए। आपको हेल्थ डिपार्टमेंट पे, जब हेल्थ तबियत खराब हुई हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों की, आपको इमीडिएटली स्ट्रिक्ट होके गाइडलाइंस, आपकी गाइडलाइंस को एनफोर्स करके जो बीमार लोग थे उनको अलग कर देना था। आपने कुछ नहीं किया और बीमार लोगों ने और को बीमार किया। और आज 90 कर्मचारी हेल्थ डिपार्टमेंट के कहते हैं कोरोना पॉजिटिव है। 90 क्या 95 कोई बोल रहा था। तो आपने ये कहां की अकल की बात है? कौन ये एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था? कौन किसकी जिम्मेवारी थी? विवेक तनखा साहब एक हेल्थ मिनिस्टर था नहीं जी। तो अब मैं एक ध्यान आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं खुद जब आपसे बात करना था तो हम ये देख रहे थे कि जब से जनवरी से लगभग ये सामने आने लगा था कि
कोरोना जैसा एक महामारी सामने आ सकती है। तमाम सारे स्टेट, केरल ने बहुत अच्छा काम किया, रिजल्ट आपके सामने है। बाद में और भी अन्य स्टेट हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ आपसे मिलकर सरकार चल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के आप उस बीच में जितनी भी मीटिंग्स देखेंगे, जितनी भी बैठक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की उस समय, उसमें कहीं भी कोई ऐसी बैठक आहूत या उस पर ऐसी चर्चा नहीं हुई। और ये आरोप भी है भारतीय जनता पार्टी का कि जब आप देखते हैं बैठक की एक लंबी फहरिस्त उठाते हैं, तो जब तक सरकार 23 मार्च जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उससे पहले तक भी कांग्रेस ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें कोरोना का कहीं जिक्र हुआ होता। सिर्फ विधानसभा के पटल पर, विधानसभा के बाहर जब ये सब मामला सामने आया, उसको छोड़ दिया जाए तो क्या आपको लग रहा है कि वहां भी कहीं चूक हुई थी? देखिए, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको शुरू मार्च से बीजेपी ने बिजी करके अपने साथ ले गए थे जी। अब स्वास्थ्य मंत्री को आप खुद बंधक बना के या खुशी खुशी अपने साथ ले जाके बैंगलोर में बैठा देते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग चलाता कौन? तो इसके लिए कौन दोषी है? बीजेपी के कांग्रेस? अगर आप स्वास्थ्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों को लेके चले जाते हो और स्वास्थ्य मंत्री का यह विभाग था, तब तक कोरोना उस तरीके से सामने नहीं आया था, बट तैयारी की जरूरत थी। तो आप ही तो स्वास्थ्य मंत्री को लेके चले गए और आप कांग्रेस को ब्लेम करते हो। उसके बाद 16 तारीख को पहले स्कूल्स बंद हुए, मॉल्स बंद हुए, मार्केट बंद होने की बात हुई और 16 तारीख को स्पीकर ने कोरोना के मुद्दे पे असेंबली को एडजर्न किया 26 तक के लिए जी। उस वक्त शिवराज जी जो एक बड़े नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, क्या बोला? ये कमलनाथ जी ये कोरोना का बहाना क्यों ले रहे हैं आप? 26 तारीख को क्या कोरोना चला जाएगा? मतलब जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को एड्रेस किया, आई एम श्योर वो कोरोना को कोई के बारे में, उसकी गंभीरता के बारे में वो खुद ही नहीं समझते थे। और 23 तारीख को जब उनका मंत्रिमंडल आया जी, आप 9 बजे मंत्रिमंडल ने खुद ही उनकी स्वेरिंग इन हुई। वो उस दिन अपने साथ 2-4 मंत्री को स्वेरिंग कर सकते थे, क्योंकि उनको जानकारी होगी एज चीफ मिनिस्टर कि अगले दिन लॉकडाउन आने वाला है। उन्होंने कुछ नहीं किया। और आप ये देखिए, इस पूरी परिस्थिति में ये जो एमएलएस गए, ये एमएलएस को ये बड़ा स्ट्रेंज चीज हुई है जी। कोई पब्लिक एजिटेशन नहीं था, कोई पब्लिक डिमांड नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था कांग्रेस के अगेंस्ट। कुछ लीडर्स ने आपस में बात करके ये संरचना की और कांग्रेस को गिरा दिया और बीजेपी को ले आए। तो आप ये बताइए कि ये जो पूरी चीजें जो एक गलत ढंग से हुई और गलत तरीके से हुई, इसका परिणाम अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? बीजेपी का कांग्रेस? विवेक तनखा साहब, आप ये कहते, तो आपने विवेक तनखा साहब आप ये कहते रहे थे, लगातार ये कहते रहे थे, कई दफा आपके बयान सामने आए, हम लोग ने भी आपसे बात की। आपने कहा था कि प्रदेश में जो आपकी सरकार चल रही थी, लोगों की बातें सुनना चाहिए, लोगों की बातों को तरजीह देना चाहिए। आपने भी ये बात खुद ने कही थी। और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो जाकर बीजेपी से जा मिले और पूरा मामला सिर्फ इसमें अटक गया, कोरोना को तो छोड़िए कि मेरी सरकार बचेगी या मेरी सरकार आएगी, इसी में मामला पूरा उलझा रहा। लेकिन एक कांग्रेस के जिम्मेदार लीडर होने के नाते मैं आपसे पुनः वही कहना चाहूंगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आपके पास से चले गए, और ये आगे भी चलकर क्या ये राजनीति में कुछ बदलाव का इशारा कर रहे हैं? देखिए, ये तो एक विश्लेषण की बात है कि कांग्रेस में क्या गड़बड़ हुआ। भाई हमें कुछ खामी तो होगी जी। अगर हमें खामी नहीं होती तो इतने सारे लोग कांग्रेस छोड़ के जाते क्यों? और कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हुई है, मगर वो चूक बहुत छोटी है कंपेयर टू जो बीजेपी ने किया। आप लोगों को आपने प्रोत्साहन दिया या प्रॉमिस दिया या जो कुछ भी ऑफर किया, आप सबको प्लेन में बैठा के आप बैंगलोर ले जाते हो। 18 लोगों को बीजेपी के प्लेन थे, वो बीजेपी ने उनके पेमेंट किए। आप अपनी व्यवस्था में उनको वहां रखते हो, उनको छोड़ते नहीं हो। उसमें हमारा स्वास्थ्य मंत्री भी उनमें से एक है। और उसके बाद आप जब तक कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक आप लड़े जी। और आपने सुप्रीम कोर्ट में जो एडजर्न विधानसभा है, उस दरमियान
सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आपने विश्वास मत की या फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर लिया और कमलनाथ जी ने त्याग पर दिया। तो आप अगर इस प्रकार से कोरोना के पीरियड में, जब प्लानिंग के पीरियड में एक पार्टी के पीछे पड़ जाओ और उसके बाद उस पार्टी को ब्लेम करो, ये मुझे नाइंसाफी लगती है। और मैं आज भी कह रहा हूं, जिस प्रकार से बीजेपी ने ये पूरा खेल रचा था, इससे पूरे प्रदेश को बहुत हानि पहुंची है, कोरोना के इस जंग को बहुत हानि पहुंची है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स हुआ है। और 7 करोड़ लोग हैं, 7.5 करोड़ लोग हैं मध्य प्रदेश के जी, आपने उनके साथ बहुत अन्याय किया है। और अब वो अन्याय कम से कम अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लाके आप उसको ठीक तो करो। जी, आप जी। आज भी उसको ठीक करने को तैयार नहीं हो। तो पता, पहले आप गलत तरीके से किसी को गिराओ और अब गिराने के बाद उनको ब्लेम करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने को आप तैयार नहीं हो। विवेक तनखा और हर साहब, प्रकार की कमेटी जी। बनाते रहोगे और 2018 की तरफ जी, थोड़ा सा बोलिए। आपको ले जाना चाहूंगा। आप वही लोग हैं जो शुरुआत से लगातार मेहनत कर रहे थे। सरकार की वापसी हुई, 15 साल के बाद कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई, लेकिन फिर वही कि कहीं कोई चूक आपने भी माना कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब एक आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत कहीं पड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन दूसरी तरफ देखा जा रहा है, 22 लोग आपके पास से चले जाते हैं, एक बड़ा आपका कुनबा खाली हो जाता है। तो ये जो चैलेंजेस है, इनको लेकर कुछ कहेंगे आप? देखिए, परिवर्तन तो लॉ ऑफ नेचर है। कोई पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिनाई नहीं कर सकती कि परिवर्तन होते रहना चाहिए, न्यू जनरेशन को आगे आना चाहिए। और कांग्रेस में भी आज वो वक्त है, विद राहुल जी सामने हैं, नेतृत्व अभी वो ले नहीं रहे हैं, अगर नेतृत्व ले लेते हैं तो एक नई जनरेशन उनके साथ आगे बढ़ेगी और कांग्रेस को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएगी। मगर जब तक वो चीज नहीं होती है, तब तक जो आज की जो व्यवस्था है वो चलेगी। तो कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस मुद्दों पे चलती है। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस में एक अच्छी बात है, अगर देश विपत्ति में होता है तो कांग्रेस इस प्रकार का काम नहीं करती है जो आज बीजेपी ने करके दिखाया। वैसे भी कांग्रेस में ये एमएलएस को खरीद फरोख्त का बहुत ज्यादा कभी मैंने देखा नहीं, और ना इस पे किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। ये तो बीजेपी का एक नया स्टाइल है जो पूरे देशव्यापी हो गया है, चाहे गोवा, चाहे मणिपुर, चाहे अरुणाचल, चाहे कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कि आप ऑपोजिशन के एमएलएस को अपने साथ ले लो और अपनी सरकार बना लो। विवेक तनखा साहब, मुझे नहीं आपसे लगता सवाल, कि ये बहुत अच्छा आपसे ढेर सारे सवाल हैं जो होना चाहिए, और मुझे लगता है ये चर्चा को लंबी भी चलना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरियां हैं। लेकिन अंतिम सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा। एक बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है, 24 सीटों पर चुनाव होना है और कोरोना का दौर चल रहा है, हम लोग सब चिंतित है। आपने कहा एकजुटता का परिचय दीजिए, आपने कहा निश्चित रूप से परिवर्तन होना भी चाहिए। 24 सीटों पर जब चुनाव होने जा रहे होंगे, वो सीटें जो आपकी ही खाली हुई है, इसको कैसा देख रहे हैं और ये क्या कितनी बड़ी चुनौती होगी, और कांग्रेस उसको कैसे अपने आप को संभाल कर ठीक ढंग से काम उस पर कर पाई? इसमें 2-3 विषय हैं, इस बात पे 2-3 बिंदु हैं। एक तो जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं उनके विरुद्ध एक ओवरऑल फीलिंग है कि जो उन्होंने किया है गलत किया है, इसलिए वो लोग खुद भी शर्मिंदा फील कर रहे हैं अपने लोगों के बीच जाने में। स्वाभाविक है, ये पब्लिक फीलिंग होती है और ह्यूमन नेचर होता है कि हमको कुछ दिन तक अपने आप को हम अलूफ रखते हैं। मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चुनाव जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जून जुलाई में हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना का जो ये प्रकोप है इतनी जल्दी खत्म होते मुझे दिखता नहीं है जी। और जब तक चीजें सेटल नहीं होंगी तब तक इस प्रकार की राजनीति के बारे में किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के लिए या देश के लिए कहीं पर भी चुनाव इन परिस्थितियों में उचित नहीं होगा। और जब भी ये कोरोना से बाहर हम निकलेंगे और उसके बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी, तब हम चुनाव के बारे में सोच सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप
जी, चलिए, ये थे विवेक तनखा साहब, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा विवेक तनखा साहब बता रहे थे लगातार कि कांग्रेस ने कुछ चूक की है, उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि कुछ आमूलचूल परिवर्तन जब हमने कहा तो उन्होंने कहा निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि इस समय वक्त एकजुटता का है। कोरोना जैसा महामारी, कोरोना जैसा संकट हम सबके सामने है, लेकिन उन्होंने कई तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी शिवराज सरकार पर खड़े किए, और वही विवेक तनखा साहब है जिन्होंने पहली बार राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था कि जल्द मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, क्योंकि वो कानून के जानकार भी है। तो अब देखते हैं कब क्या होगा, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना होगा, और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो हम उस पर काम करेंगे, लेकिन अभी लगता नहीं कि जल्द चुनाव होंगे। चलिए, इस खास बातचीत में इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।